अब अगर मैं पंचकुला की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करूं, कांग्रेस के कैंडिडेट चंद्रमोहन जी का कहना है हम पंचकुला को पेरिस बना देंगे। अभी पंचकुला कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के लेवल को भी टच नहीं कर पा रहा है, तो उस पे पेरिस तक पहुंचाने वाली बात पर आप क्या कहेंगे? चंद्रमोहन जी 18 साल तक लगातार विधायक रहे। उनके पिता श्री भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, खुद वो उप मुख्यमंत्री रहे। अगर वो 18 साल के अंदर कुछ करते कि कोई 18 काम पंचकुला को पेरिस बनाने के लिए, पंचकुला की तरक्की के लिए कोई काम किए हों तो वो बताएं। वो आज तक एक भी काम नहीं बता पाए। एक हुड्डा जी की कांग्रेस, एक शैलजा जी की कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस और कैप्टन अजय यादव की कांग्रेस, तो 4 कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लड़ रही हैं। तो इसलिए आज जो उनके अंदर आपसी मतभेद हैं या लड़ाई है वो सामने आ चुकी है। तो हरियाणा में बीजेपी 90 में से कितनी सीटें लेके जाएंगी? विद फुल मेजॉरिटी हमारी सरकार आ रही है। विद फुल मेजॉरिटी? यस। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं ये। हाँ, अच्छा, पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी। पहले से ज़्यादा सीट। तो क्या सीएम का चेहरा नायाब जी ही होंगे? तो आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, पिछले 3-4 डिकेड से राजनीति में एक्टिव हरियाणा विधानसभा के स्पीकर एंड 2 टर्म से पंचकुला के एमएलए ज्ञानचंद गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द क्यूरियस बाइट्स विद सनवाल में। धन्यवाद आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि इतने सालों से आप राजनीति में एक्टिव हैं, चंडीगढ़ से आप मेयर भी रहे, चंडीगढ़ के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, फिर पंचकुला से भी 2 टर्म आप एमएलए हैं। इतना आपको क्या मोटिवेट करता है कि इस एज में भी आप एक्टिव हैं और अभी भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मैं जिस संस्था से राजनीति में आया हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। वो विचारधारा है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इसलिए इसी विचारधारा को लेकर, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी में लगभग पिछले 40-42 साल से काम कर रहा हूँ। और ये मन के अंदर हमेशा ये बात रही है कि किसी ना किसी दलित की, गरीब की, जो व्यक्ति बहुत पीड़ित है, उसकी हम सेवा, उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे ब्लड के अंदर ही है, क्योंकि हमारे परिवार के, हमारे चाचा जी फ्रीडम फाइटर रहे, देशभक्ति में कई बार जेल भी गए। हमारे मामा जी फ्रीडम फाइटर थे। तो वो जो एक देश सेवा की भावना है, उसी से प्रेरित आगे मैं देश के लिए कुछ कर सकूं, ऐसा मेरे मन के अंदर इच्छा रहती है। तो वही चीज़ आप आज भी आपको ड्राइव कर रही है कि लगे रहना जब तक है। हाँ, बिल्कुल जी। तो आज चुनावी माहौल चल रहा है पूरे हरियाणा में, तो घर के अंदर कैसा माहौल रहता है? ये भी एक फेस्टिवल की, त्यौहार की ही तरह है। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए, फेस्टिवल ऐसा है कि फिर इस फेस्टिवल में परिवार के सभी लोग शामिल होते हैं। जी। परिवार के मेरा ग्रैंडसन है, मेरी डॉटर है, मेरे सन इन लॉ है, तो ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। और पार्टी के लिए और जीत के लिए, आश्वस्त करने के लिए सब लोग कार्य कर रहे हैं। जी, सबका साथ, बहुत परिवार का साथ हो तो एक खुद ब खुद अलग ही। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुझे परिवार की पूरी सपोर्ट, पूरा समर्थन जो है वो मिल रहा है। मैं सर आपसे शुरुआत से जानना चाहूँगा कि आपकी राजनीति में जो एंट्री हुई वो हुई कैसे? देखिए, मेरा, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक 14 साल की आयु के अंदर रहा। अच्छा, इतने यंग एज में ही आप 1962 के अंदर, तब से लेकर के आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं कार्यकर्ता हूँ। और उसी की प्रेरणा से, देश प्रेम की भावना से आज भी मैं वही कार्य कर रहा हूँ। संघ से राजनीति में आना
ये इमरजेंसी के अंदर जो इमरजेंसी लगी 1975 में और 1977 तक, वो काल भी मैंने देखा है, जब किस प्रकार से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे, और जो अन्य संगठनों के भी लोग थे, उनको प्रताड़ित किया गया केवल इंदिरा गांधी को खुश करने के लिए। बहुत सारे ऐसे नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया जो देश के लिए बोलते थे, देश के लिए काम करते थे। तो वहीं से एक प्रेरणा मिली कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है। तो इसलिए देश प्रेम को लेकर के ये यात्रा शुरू हुई। और कई बार जब शुरुआत हुई तो मुझे याद है कि मेरे बहुत ही हमारे सम्मानित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय हमारे संघ चालक क्षेत्रीय प्रचारक थे। एक बार मुझे लगा कि ये राजनीति बहुत, इसके अंदर झूठ बोलना पड़ता है, बहुत इधर उधर की बातें, क्योंकि कहा जाता है कि बिना उसके बाद बनती नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। मैं ये राजनीति के अंदर तो सारा दिन झूठ बोलते रहो, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण करने का जिम्मेवारी है। अगर राजनीति में ठीक लोग नहीं जाएंगे, अच्छे लोग नहीं जाएंगे, तो राजनीति दूषित होती चली जाएगी और वो गंदगी को ठीक करना वो हमारा काम है, राष्ट्र निर्माण करना हमारा काम है। तो हर क्षेत्र के अंदर हमने जाना है, तो कार्य करना है। तो फिर मैं उनकी प्रेरणा के बाद फिर तो 1900 यूँ कह लीजिए कि 1991-92 की बात है, उसके बाद लगातार मैं पार्टी के अंदर विभिन्न जिम्मेवारियां लेकर के काम किया है। मैं चंडीगढ़ प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा, 3 बार अध्यक्ष रहा, चंडीगढ़ का मेयर रहा और अब पिछले 2 टर्म से 10 साल से विधायक हूँ। पहले मैं चीफ विप था और आज मुझे संगठन ने जो जिम्मेवारी दी है वो अपने विधानसभा के अध्यक्ष के नाते दी है। तो कहा जाता है कि चंडीगढ़ के लिए जो रास्ता है वो दिल्ली से होकर गुजरता है, स्पेसिफिक फॉर हरियाणा। और आज के टाइम में हरियाणा बीजेपी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो करंट स्टेटस है ऑलरेडी काफ़ी स्टेट्स जो हैं कांग्रेस लेके जा चुकी है। तो हरियाणा का 7वें नंबर पे पर कैपिटल इनकम होती है, लेकिन जो माहौल चल रहा है उस अकॉर्डिंग थोड़ा टफ कंपटीशन लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, कुछ दिन तक पहले तक था, लेकिन पिछले 1 सप्ताह के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर चली है, उसका बड़ा कारण जो आपसी झगड़ा कांग्रेस पार्टी के अंदर आपने देखा कि कुमारी शैलजा जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता है, उनको अपमानित किया गया और वो पिछले 10-15 दिनों से चुनाव प्रचार में नहीं है। उनका गुस्सा है कि उनको अपमानित किया गया कुछ लोगों के द्वारा, कुछ बड़े नेताओं के द्वारा। आज उसके बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ये हवा है, एक आंधी है, मैं कहूँगा कि इनकी जो इनफाइटिंग के कारण, आपसी झगड़ों के कारण हरियाणा का नुकसान हो सकता है। वैसे भी हरियाणा का मतदाता पिछले, आप यूँ कह लीजिए 1966 में हरियाणा बना था, लगातार जो सरकार केंद्र में होती है वही सरकार हरियाणा में बनती है, सिवाय एक बार 2 साल के लिए अलग हुआ, बाकी सभी समय जब जो सरकार केंद्र में थी वही सरकार प्रदेश के अंदर बनी। तो अब भी लोग जो हैं, हरियाणा के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं। विकास जो है वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के प्रदेश का विकास हो सकता है। हमारे सामने 2 एग्जाम्पल हैं जो लोग पछता रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है पंजाब का, जहां पंजाब के अंदर लोगों ने आम आदमी पार्टी को उनको सत्ता दी, लेकिन आज पंजाब के लोग पछता रहे हैं कि हमारे से बड़ी भारी गलती हुई है। पंजाब की जो स्थिति आज है
जिस प्रकार से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, जिस प्रकार से वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल, और जो कहा उन्होंने बिजली फ्री देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन अब बिजली नहीं है वहाँ पे, तो मुफ्त क्या देंगे वो। इसी प्रकार की स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। अभी उन्होंने टैक्स भी इसी चक्कर में बढ़ा दिया। हाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आज फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो उस दृष्टि से आज आम आदमी सोचता है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर के केंद्र सरकार से फंड्स लेकर के स्टेट का विकास किया जा सकता है। पर सीटों के बंटवारे में दोनों ही पार्टीज के कई नेता बगावत पे भी आप कह सकते हैं आ गए, और उन्होंने अलग अलग तरह से अपना एक किनारा कर लिया दोनों तरफ से, ना सिर्फ बीजेपी ना उधर भी। तो कहीं लगता नहीं आपको कि क्या सीटों के बंटवारे में थोड़ा और अच्छा हो सकता था? नहीं, ये तो देखिए टिकट एक होता है, एस्पिरेंट्स होते हैं 10, 15, 20, 25, और कहीं ना कहीं जो पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो संगठन से बाहर नहीं जाते। कुछ लोग जो मैं कहूँगा कि ज़्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं, ज़्यादा इच्छा उनकी होती है, वो संगठन से अलग होकर के चुनाव लड़ने की इच्छा रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी जो भी आज सिनेरियो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो पार्टी से विरोध में खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस की तो बड़ी लंबी सूची है, तो उस सूची के अंदर जो उनका आपसी, क्योंकि कांग्रेस एक नहीं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही कुमारी शैलजा जी हैं। हरियाणा में 4 कांग्रेस चुनाव लड़ रही हैं, एक हुड्डा जी की कांग्रेस, एक शैलजा जी की कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस और कैप्टन अजय यादव की कांग्रेस। तो 4 कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट लड़ रही हैं। तो इसलिए आज जो उनके अंदर आपसी मतभेद हैं या लड़ाई है वो सामने आ चुकी है। प्रदेश की जनता प्रदेश का विकास चाहती है, और पिछले 10 साल के अंदर जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को एक नई दिशा दी है, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। जो नौकरियों में भर्तियां हुई हैं उसके अंदर जो पैसा चलता था, खर्ची पर्ची का खेल था, सिफारिश चलती थी और कोटा चलता था कि इस विधायक को इतने नौकरियां, वो हमने सब खत्म किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो गरीब परिवार है वो अपने आप को ये महसूस करता है कि मेरे बच्चे की नौकरी बिना किसी सिफारिश के, बिना पैसे के जो लगी है, उससे पूरे हरियाणा प्रदेश का माहौल बदला है। आम जो युवा है उसको ये लगने लगा है कि मैं भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता हूँ मेरिट के आधार पर। तो ये एक वातावरण जो प्रदेश के अंदर बना है, इसी से मैं समझता हूँ कि ये लोगों को विश्वास हुआ है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नहीं, ये बात आपने बहुत सही कही, क्योंकि ये मैं भी बहुत लोगों से पूछा भी है एंड जाना भी है कि पहले जो नौकरियां मिलती थी, आप रिश्वत दो नौकरी पाओ, कन्फर्म्ड है। पर जब से बीजेपी सरकार आई है ये चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो रखी है। अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं, अभी भी देखिए कांग्रेस के एक विधायक फरीदाबाद से, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा कि हमारी सरकार बन रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे 2000 नौकरियां देने की इजाज़त दे दी है कि कोटा मेरा जो है 2000 नौकरियों का है, तो मैं 2000 नौकरियों को आपको लगाऊंगा और जिसको आप कहेंगे उसको लगाऊंगा, और मुझे वोट दीजिए, मुझे 500 वोट दीजिए और मैं 1 लाख वोट हो गए, मैं जीत जाऊंगा। दूसरा, एक कांग्रेस के दूसरे विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा, देखिए ऑन द ये स्टेज कहा कि आप मुझे वोट दीजिए, सबसे पहले मैं अपना घर भरूंगा,
फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरूंगा और फिर जनता का। तो ये इस प्रकार से जो हम कहते थे जी। कि कांग्रेस के राज में ये हुआ, ये अब प्रमाणित हो चुका है। अभी इस टर्म में आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। पहले तो दूसरे शहरों में और राज्यों में उन्होंने गठबंधन करके कुछ ना कुछ किया। पहले यहाँ भी ऐसा कुछ चल रहा था, अब बिल्कुल अलग ही वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या उनसे कुछ फर्क पड़ेगा? वोट कटेंगे कुछ ऐसा? कुछ सीट लेके जा पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसके जो दुष्परिणाम हैं वो आप देख रहे हैं कि पंजाब के लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दी थी वो पछता रहे हैं कि हमारे से बड़ी भारी गलती हो गई है। और वो हरियाणा प्रदेश के लोग वो गलती करने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कुछ ही सीटों के ऊपर प्रत्याशी खड़े कर पाई। लेकिन उस जो आम आदमी पार्टी की स्थिति आज पंजाब में है, उसको देख करके हरियाणा का मतदाता मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को किसी भी रूप में स्वीकार करेगा। तो क्या बिना गठबंधन के कोई सरकार देखेंगे हम पूर्ण बहुमत के साथ? देखिए, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा। जो करंट सर्वे आए हैं या जो सट्टा बाजार है, आजकल सट्टा भी कोई होता है वो पता नहीं, तो लेकिन वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। तो जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, लोगों का ये भी मानना है कि बहुत सारी जो डेवलपमेंट गांव में होनी चाहिए थी वो उस लेवल पे नहीं हुई है। वो कहीं ना कहीं गांव के विकास में थोड़ी रफ्तार धीमी है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैंने मेरी विधानसभा के अंदर पहली बार एक गांव के अंदर 3 करोड़ रुपए से लेकर के 30 करोड़ रुपए तक के विकास के कार्य गांव में किए हैं, एक एक गांव के अंदर। पहले कांग्रेस के शासन में होता था कि एक टर्म के अंदर 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए उनको मिलते थे विकास के लिए, उनके पास जो सरपंचों के पास जाते थे। आज 3 करोड़ से लेकर के 30 करोड़ रुपए तक। मैंने कहा है कि शहर हमारा दिल है और गांव हमारी आत्मा है। अगर मैं पंचकुला की स्पेसिफिकली बात करूं, पंचकुला के यंगस्टर्स को जो जॉब के लिए इंडस्ट्रीज चाहिए वो पंचकुला में स्पेसिफिकली उच्च लेवल की नहीं है। उनको दूसरे शहरों में भी रुख तो करना ही पड़ता है आज भी। तो उसके लिए क्या हम आगे का फ्यूचर प्लान सोच रहे हैं? देखिए, खास तौर पर युवाओं के लिए जी, हमने पंचकुला के अंदर जो एक स्किलिंग है उसके लिए ITI, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये सब जो नए आयाम हमने पंचकुला में स्थापित किए हैं। और अभी पिछले 2 साल के अंदर लगभग 1000 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, स्मॉल प्लॉट्स, नॉट बिग इंडस्ट्री, क्योंकि हम पर्यावरण को देख करके कि पंचकुला का पर्यावरण भी ना बिगड़े, स्मॉल इंडस्ट्री के ऊपर हमने थ्रस्ट किया है। और जो 1000 प्लॉट्स इंडस्ट्री लगने वाली है, जैसे कम से कम एक इंडस्ट्री के अंदर 5 से 10 जो लोग हैं वो काम करेंगे, उनकी पहले स्किलिंग और फिर इंडस्ट्री के अंदर नौकरी, क्योंकि सभी युवाओं को सरकारी नौकरी दी नहीं जा सकती, कहीं अवेलेबल नहीं है, एक लिमिटेड होता है कि उसकी परसेंटेज। तो इसलिए हमने युवाओं के लिए पंचकुला का जो अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, पिछले लगभग 2 साल के अंदर 1000 नए प्लॉट्स कार्व आउट किए हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। जब इंडस्ट्री लग रही है तो उसमें युवाओं को नौकरी भी मिल रही है। अब अगर मैं पंचकुला की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करूं तो आपने सुना होगा कि कांग्रेस के कैंडिडेट चंद्रमोहन जी का कहना है हम पंचकुला को पेरिस बना देंगे। बट अभी पंचकुला कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के लेवल को भी टच नहीं कर पा रहा है।
तो उस पे पेरिस तक पहुंचाने वाली बात पर आप क्या कहेंगे? अच्छा प्रश्न किया आपने। चंद्रमोहन जी 1993 में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए थे और उन्होंने उस समय कहा था कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं पंचकुला को पेरिस बनाऊंगा। उसके बाद वो लगातार 4 बार विधायक बने, 18 साल तक लगातार विधायक रहे। उनके पिता श्री भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, खुद वो उप मुख्यमंत्री रहे और 18 साल तक विधायक रहे। अगर वो 18 साल के अंदर कुछ करते, 18 साल के अंदर मैंने बार बार पूछा है कि कोई 18 काम पंचकुला को पेरिस बनाने के लिए, पंचकुला की तरक्की के लिए कोई काम किए हों तो वो बताएं। वो आज तक एक भी काम नहीं बता पाए। और मैंने तो बार बार कहा है कि 18 साल में अगर पंचकुला पेरिस नहीं बना, जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे और खुद उप मुख्यमंत्री थे, तो आज वो 5 साल में कैसे इसको पेरिस बना देंगे? ये सोचने का विषय है जी। और अभी तक सोचने वाली बात ये भी है कि हुड्डा जी उनके कैंपेनिंग के लिए एक बार भी यहाँ नहीं आए। नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 कांग्रेस चुनाव लड़ रही हैं। एक हुड्डा कांग्रेस, एक शैलजा कांग्रेस, एक सुरजेवाला कांग्रेस और एक अजय सिंह यादव की कांग्रेस। तो वो शैलजा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, वो शैलजा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो इसलिए हुड्डा जी उनके प्रचार के लिए आएंगे, ऐसा तो असंभव है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का प्यार मैं कहूँगा हुड्डा जी का और शैलजा जी का है, आपने पिछले दिनों देखा कि जिस प्रकार से शैलजा जी को बड़े नेताओं ने अपमानित किया, वो आज को भवन में है, वो आज उसको भवन से बाहर नहीं आ पा रही। और मैं समझता हूँ कि आप हुड्डा जी की बात करते हैं, मुझे नहीं उम्मीद कि हुड्डा जी उनके प्रचार के लिए कोई आएंगे। अगर मैं लोकल इशू की बात करूं, काफ़ी पंचकुला के जो सेक्टर्स हैं और एरियाज़ हैं वो बहुत साफ़ सुथरे हैं, बट काफ़ी ऐसे हैं जहां की सफाई बहुत ना के बराबर ही है। देखिए, आपने ठीक कहा, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सफाई व्यवस्था अभी कम है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कम है। लेकिन ये जो विषय, क्योंकि नगर निगम, सफाई की व्यवस्था नगर निगम के पास रहती है, नगर निगम प्रयास भी करता है, लेकिन ये जो सफाई है ये हर रोज़ बिना नागा मानती है। आप अपने घर के अंदर भी कोई एक दिन सफाई ना करें तो घर के अंदर बहुत हालात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसी प्रकार से शहर के अंदर भी यही व्यवस्था है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर्मचारियों की भी कमी है, जितना बजट है उसके मुताबिक, और कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो उसमें कहीं लैग कर रही है। लेकिन हमारा ये प्रयास रहा है कि पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बनाया जाए। और अब भी हमारा यही विज़न है कि हम पंचकुला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकुला बना करके इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इस स्मार्ट सिटी को बनाने में कितना वक्त लग जाएगा? क्योंकि पंचकुला की जितनी भी आम जनता है वो आज भी बहुत सारी चीज़ों के लिए चंडीगढ़ का ही रुख करती है। तो हम अगर चंडीगढ़ के लेवल को भी मेंटेन कर ले तो बहुत लोगों के लिए राहत होगी, क्योंकि जितने नए रूल बनते हैं वो कुछ टाइम बनते हैं, फिर रिवर्स हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि अब पंचकुला जो उपेक्षित पंचकुला था, नेग्लेक्टेड पंचकुला था, अब पंचकुला विकसित पंचकुला बन चुका है, डेवलप्ड पंचकुला बन चुका है। कोई भी बड़ी सी बड़ी कंपनी, यहाँ पर ऐसी कोई कंपनी नहीं हो जो आज पंचकुला में ना आई हो, या जो ब्रांड्स आज चंडीगढ़ के अंदर है वो पंचकुला के अंदर ना हो, ऐसा नहीं है। आज मैं दावे से कहता हूँ कि पंचकुला चंडीगढ़ से आगे निकल चुका है। उसका पैमाना मैं बताता हूँ कि आज जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स वो पंचकुला के अंदर चंडीगढ़ से महंगे हैं, क्योंकि जो लोग नया मकान बनाते हैं वो लिवेबल कंडीशंस देखते हैं कि कहाँ अच्छी कंडीशंस हैं। आज पंचकुला के अंदर चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से देख लीजिए,
चाहे वो शांति व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देख लीजिए, या जो जैम्स हैं, जो सड़कों पर जाम लगता है, वो पंचकूला चंडीगढ़ से कहीं बेहतर है। इसलिए लोग पंचकूला की तरफ आ रहे हैं। ओके अभी जैसे कुछ बीच में रूल्स आए थे कि हम लोग 24/7 पूरा फुल नाइट ओपन रहेगा, तो उसके हिसाब से काफ़ी लोगों ने प्लानिंग करी, बिजनेस लोगों ने इन्वेस्ट भी किया, बट फिर वो कुछ महीनों के बाद रिवर्स हो गया। नहीं, देखिए, हमने नाइट फूड स्ट्रीट दी है जी। नाइट फूड स्ट्रीट्स के अंदर 24 आवर जो है वो फूड स्ट्रीट खुला रहती है। जहाँ तक अदर बिजनेस का सवाल है, व्यापारियों की ये मांग रहती है। कुछ लोग व्यापारी जो ज़्यादा, मैं कहूँगा, ओवर एम्बिशियस होते हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि 24/7 खुला रहना चाहिए। लेकिन आम तौर पर, क्योंकि मैं खुद व्यापारी हूँ, रहा हूँ, व्यापार मंडल के अंदर काम किया है, व्यापारी भी ये चाहता है कि मुझे भी कोई रेस्ट मिले, बिल्कुल, मुझे भी कोई घर में शांति से रहने का मौका मिले। इसलिए वो जो वर्किंग आवर्स हैं शॉप्स के, इंडस्ट्री के, वो सुबह 9 बजे से रात के 7 बजे 8 बजे से ज़्यादा नहीं चाहता। हाँ, जो ईटिंग जॉइंट्स हैं वो सारी रात खुले रहें, और इसके लिए हमने यहाँ पर जो सेक्टर 5 के अंदर वो नाइट जो मार्केट है, नाइट फूड स्ट्रीट है, वो हमने डेवलप की है और आगे भी करेंगे इसको। आप विधानसभा के स्पीकर हैं, पूरा हरियाणा एक तरह से आप देख रहे हैं वहाँ से, तो आपको क्या लगता है कि पंचकुला को अगर हम दूसरे हरियाणा के ही शहरों से देखें, क्योंकि गुरुग्राम बहुत आगे है इस वक्त हरियाणा में, पूरे हरियाणा में और पूरे देश में भी गुरुग्राम का नाम बहुत ही जाना पहचाना है, तो क्या कभी हम पंचकुला को उस लेवल पे पहुँचा सकते हैं? कुछ ऐसा प्लान है? देखिए, जहाँ तक पंचकूला और गुरुग्राम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गुरुग्राम जो हमारी सरकार है, केंद्रीय सरकार है, दिल्ली है, उसके नज़दीक है। बिल्कुल। और पंचकूला जो है वो चंडीगढ़ के नज़दीक है। दोनों जगह अलग अलग चीज़ें हैं। गुरुग्राम जो डेवलप हुआ है, या जो वहाँ पर आज डेवलपमेंट हुई है, वो केवल दिल्ली, क्योंकि एनसीआर के अंदर वो पड़ता है। इसी प्रकार से पंचकूला भी ट्राई सिटी का पार्ट है जी, और ट्राई सिटी रीजन भी एक पूरा बनेगा आगे बनेगा, बिल्कुल। तो इसलिए पंचकूला की डेवलपमेंट, वैसे आप फैसिलिटीज़ के लिहाज से देखेंगे, फैसिलिटीज़ चाहे वो ट्रैफिक जैम की समस्या हो, या गुरुग्राम के अंदर पोल्यूशन की समस्या हो, आज पंचकूला उससे अछूता है। पंचकूला का जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन फ्री है। अभी अब इंडेक्स आया था कि सबसे सेफ पोल्यूशन फ्री जो शहर है वो हरियाणा में पंचकूला है। इसी प्रकार से ट्रैफिक जैम है, आप गुरुग्राम के अंदर ट्रैफिक जैम देख सकते हैं, वो यहाँ नहीं है। तो कई, जो मैंने कहा, लिविंग दृष्टि से जो रिटायर्ड IAS, IPS जितने ऑफिसर्स हैं, या जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बिग बिजनेस, वो गुरुग्राम की बजाय पंचकूला ज़्यादा रहना अच्छा पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट हेयर इन पंचकूला। एज अ स्पीकर आपने कई बार गर्मा गर्मी वाला माहौल भी देखा होगा, तो उस माहौल को आपने किस हिसाब से मैनेज किया, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है? नहीं, देखिए, नहीं, जो हमारे सदन है जी, विधानसभा है, उसकी गरिमा और मर्यादा बनाए रखना ये एक स्पीकर की जिम्मेवारी है। उसमें कई बार कुछ हमारे सम्मानीय विधायक उत्तेजित भी हो जाते हैं, अपनी बात रखने, जोरदार ढंग से रखने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि विधायक को अपनी बात अच्छे ढंग से रखनी चाहिए, जोरदार थी, लेकिन सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना जितनी जिम्मेवारी स्पीकर की है, उतनी ही विधायक की भी है। बिल्कुल। तो वो जब कई बार लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं तो फिर थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है, और कई बार ऐसा भी, मेरा ख्याल एक बार ही शायद हुआ होगा कि किसी मेंबर को बाहर निकालने का मुझे
ये अवसर मिला हो या मौका मिला हो, मैं उसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन सदन को चलाने के लिए ड्यूटी कई बार सख्ती भी बरतनी पड़ती है। जी ठीक है। आप इतने सालों से राजनीति में हैं, बहुत लोग आपके पास अलग अलग टाइप के फेवर लेने आते होंगे, तो आपको कुछ ऐसा याद है कि कोई ऐसा इंसिडेंट कि आप मदद करना चाहते हैं और बट चाह के भी नहीं कर पाए? हाँ, ऐसा कई बार, जब मेरा देखिए एक विज़न रहा है, मेरी जो वर्किंग है, मैं जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। जो किसी को न्याय कहीं बाहर नहीं मिला, वो न्याय दिलाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना है कि किसी एक गरीब की सहायता या एक विक्टिम की सहायता जिसके साथ कोई जाति हो रही है, उसमें मुझे काम करने में, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अच्छा लगता है। और मैं प्रयास करता हूँ कि ऐसे जो किसी के साथ जाति हुई है और गरीब व्यक्ति के साथ जाति हुई हो, तो उसकी सहायता करने में मैं अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन फील करता हूँ कि मैंने एक पीड़ित व्यक्ति को, जिसके साथ जाति हो रही थी, उसको मैंने कुछ मदद करने की कोशिश की है और उससे उसका समाधान हुआ। तो लेकिन देखिए, पब्लिक के अंदर हर तरह के लोग आते हैं, पर लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि किसी गलत काम को मैं सपोर्ट ना करूं। उसके लिए कई बार जो आने वाला व्यक्ति है वो नाराज़ भी हो जाता है। वो आकर के कहता है, देखिए ठीक काम होता तो मैं अपने आप ही ना करा लेता, अगर मुझे आज इसकी ज़रूरत है गलत जो, तो मेरा ये रहता है कि नहीं, मैं गलत काम करने से परहेज करता हूँ। और कई बार नाराज़ भी हो जाते हैं कि लोग कि मेरा ये काम नहीं किया, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि जो ईमानदारी से और जो पीड़ित व्यक्ति है उसका मदद करूँगा। तो हरियाणा में बीजेपी 90 में से कितनी सीटें लेके जाएंगी? विद फुल मेजॉरिटी हमारी सरकार आ रही है। विद फुल मेजॉरिटी? यस। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं ये। हाँ, अच्छा, पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी। पहले से ज़्यादा सीट। तो क्या सीएम का चेहरा ये नायब जी ही होंगे? बिल्कुल। देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे, तो वही आगे रहने वाले हैं। और कांग्रेस तो अभी तक अपना, जैसा आप ऑलरेडी कह ही चुके हैं कि 4 अलग अलग कांग्रेस चल रही हैं, एक चेहरा भी जनता के सामने नहीं लेके आ पाए कि किसको वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं। यही तो मैंने कहा आपको कि पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने जिला अध्यक्ष तक तय नहीं कर पाई, बिल्कुल संगठन नहीं बना पाई। और आज उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है जिस प्रकार से, तो मुख्यमंत्री की बात तो बाद में सोचेंगे अगर वो उनके विधायक आएंगे तो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के इतने विधायक आ पाएंगे कि सरकार बना पाएंगे। तो फार्मर्स प्रोटेस्ट का कुछ असर होगा इस पूरे इलेक्शन में, क्योंकि बहुत मेजर लेवल पे वो चीज़ रही है। नहीं, एक समय था कुछ जो हमारे किसानों के वेश के अंदर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके किसानों को बदनाम करने का प्रयास किया है। लेकिन आज प्रदेश के और देश के किसान समझ चुके हैं कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति के लिए। तो इसलिए आज वो जो किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा किसानों का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी किसान के संरक्षण के लिए, किसान के फायदे के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर 10,500 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजा दिया है। और उससे पहले पिछले 46 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी अधिकतर ज़्यादा टाइम तक रही, लेकिन 1,050 करोड़ रुपया उन्होंने मुआवजा दिया। 46 साल के अंदर 1,500 करोड़ रुपये और 10 साल के अंदर 10,500 करोड़। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 फसलों को एमएसपी के ऊपर खरीदने का ऐलान किया है। आज जो खरीद का जो किसान की फसल का पैसा है आज मंडियों में सीधा उनके अकाउंट के अंदर जा रहा है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। तो आम जो किसान है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित है और अब की बार वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगा। तो कौन से ये किसान है जो बार बार आंदोलन के लिए जा रहे हैं और फिर भी यही एक चीज़ आती है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो किसानों को सपोर्ट नहीं करती? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हैं, वो किसानों का वेश धारण करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब लोग जो किसान है वो पूरी तरह से समझ चुका है। सर, पंचकुला से आप पिछले 2 टर्म से एमएलए हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे पंचकुला की ऑडियंस को कि वो तीसरे टर्म के लिए भी आपको वोट करे? मैं तो यही कहूँगा कि हमने पंचकुला के विकास के लिए 5,500 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के काम किए हैं। चाहे वो बिजली को, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये 5 चीज़ों के ऊपर फोकस किया है और पंचकुला के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का काम किया है। तो इसलिए मैं कहूँगा काम किया है और काम करेंगे, विकास किया है, विकास करेंगे। तो आगे के लिए आपका अगले आने वाले 5 सालों के लिए पंचकुला को लेकर क्या विज़न है? देखिए, पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाना, स्मार्ट सिटी बने, उसके लिए जो जो भी काम करने की ज़रूरत होगी वो काम करेंगे। और पंचकुला के अंदर फिल्म सिटी आए, एक बड़ी यूनिवर्सिटी आए और जो पंचकुला के हमारे गरीब भाई हैं उनको पक्की छत मिले, ये मेरा प्रयास मैंने पिछली बार किया, वो अभी पेंडिंग है, पाइपलाइन में है, अगले टर्म के अंदर उसको पूरा करेंगे। और जो लोकल इश्यूज़ हैं, मैं फिर से आपसे ये इस बात पे लोगों के लिए आश्वासन भी चाहूँगा और आपसे जानना भी चाहूँगा, क्योंकि छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, बड़े मुद्दे तो चलिए सबके सामने आते हैं, उसको हम लोग करते रहते हैं, होते रहते हैं। शहर के जो छोटे मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको सफाई के बारे में बताया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, उनके 24/7 वाले हुए, अभी एक स्टिल्ट प्लस S4 वाला भी बीच में मुद्दा आया था जो बहुत बड़ा लोगों के लिए मुद्दा रहा और उसको रिवर्स करके फिर से विचार। जी देखिए, स्टिल्ट +4 के हमेशा मैं अगेंस्ट रहा हूँ। स्टिल्ट +4 जो पुराने सेक्टर हैं उनके अंदर स्टिल्ट +4 नहीं आना चाहिए। वो अड़ोसी पड़ोसी की जो प्राइवेट लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है, उसकी लाइट, सनलाइट उसको इफ़ेक्ट करता है। और अभी हमारे पास जो पुराने सेक्टर हैं उसके अंदर उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये पॉलिसी जो बनाई थी पार्किंग को लेकर के, पार्किंग जो है वो नीचे स्टिल्ट के अंदर पार्किंग हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे जिन्होंने स्टिल्ट बनाया है और काम शुरू कर दिए हैं, गाड़ियाँ तो आज भी सड़क के ऊपर पार्क हो रही हैं। तो मैंने इसका पहले भी विरोध किया था, पहले रोका था, और इसके लिए मैं स्टिल्ट +4 पुराने सेक्टरों में न बन करके नए सेक्टरों में बने, चाहे 4 मंजिली 8 मंजिली बना दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पुराने सेक्टर के अंदर रहने वाले लोग हैं उनकी प्राइवेसी, उनकी सनलाइट, उनका जो बाकी की जो फैसिलिटीज़ हैं वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। एक पर्सनल ही बात है ये, आज से लगभग 15-20 साल पहले जो NH-73 में आपके बेटे का एक्सीडेंट में देहांत हुआ था, उसके बाद से आपने प्रॉपरली हाईवेज़ के लिए पूरा वर्क किया, सारी चीज़ें आज फैसिलिटीज़ वहाँ लोगों को फुल फ्लेज दी सो दैट कि ऐसे हादसे ना हो। तो पूरे शहर में भी इस तरह की ही चीज़ें आपसे अपेक्षा की जाती है कि जितना हम इन चीज़ों को कम कर पाएँ, तो उसके लिए आपका बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत एक ऐसी चीज़ होती है, पर्सनल भी होती है। किसी
अपने परिवार के सदस्यों को जब हम खोते हैं तो वो एक वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ वो बीती होती है। तो आपने उस दर्द को समझ के पूरे शहर के लिए ये चीज़ की है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी मैं करना चाहूँगा। नहीं, देखिए, वो हादसा कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जब मुझे मौका मिला तो जिस रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था वो सिंगल रोड थी, और विद इन नो टाइम उस सड़क को हमने 4 लेन रोड बनाया, नेशनल हाईवे 73 जी 2015 के अंदर बननी शुरू हुई, 2017 में कंप्लीट हुई। लगभग 1100 करोड़ रुपया उसके ऊपर इन्वेस्ट हुआ। मन के अंदर यही था कि जो हादसा हमारे साथ हुआ है वो किसी दूसरे के साथ ना हो। और मुझे इस बात का संतोष है कि उसके बाद जो उस सड़क के ऊपर दुर्घटनाओं की जो अंदर बहुत बड़ी कमी आई है, और आज नेशनल हाईवे 73 बनने के बाद जो पंचकूला के गांव हैं, गांवों को विशेष राहत मिली है। हमने उन सभी गांवों को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा है, जिससे लोगों का जीवन जो है, गांव वासियों का जीवन, वो सुगम हुआ। और मैं समझता हूँ कि वो घटना के पश्चात हमने, क्योंकि वो खिलाड़ी था, एक ट्रस्ट फॉर्म किया था, जो हम उसके नाम से हर साल 3 बड़े मेजर टूर्नामेंट करवाते हैं युवाओं के लिए, ताकि युवा नशे में ना जाए, युवा खेल खेल का नशा हो, खेल के नशे में युवा आए ताकि वे दूसरे नशों को भूल जाए। तो उस मोटिव को लेकर के हमने ट्रस्ट बनाया, और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले लगभग 17 साल से हम हर साल उनके नाम से कबड्डी टूर्नामेंट, बैडमिंटन टूर्नामेंट और क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार करवाते आ रहे हैं। और उसके अलावा एक ब्लड डोनेशन कैंप जब उनकी पुण्यतिथि होती है उस पर हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। एक फाइनल मैसेज आपसे पूछना चाहूँगा, जो आप पूरी हरियाणा की जनता को और पंचकुला की जनता को देना चाहें इस इलेक्शन के लिए और बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैं पंचकुला की जनता को, हरियाणा प्रदेश की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि पंचकुला के हित में, प्रदेश के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाएं। क्योंकि वैसे तो हरियाणा प्रदेश का ये एक रिवायत रही है कि जिसकी केंद्र में सरकार उसी की प्रदेश के अंदर सरकार, और अब की बार भी यही होने जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार का हाल लोग पंजाब में देख रहे हैं, हिमाचल में देख रहे हैं, शायद हरियाणा प्रदेश के लोग वो अपने प्रदेश का हाल नहीं करना चाहेंगे। हरियाणा प्रगति करता रहे, तरक्की करता रहे, उन्नति करता रहे। हरियाणा की जनता ने पहले भी इसी को देख करके वोट किया, और अब की बार भी इसी मुद्दे को नज़र रख करके आगे वोट करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें टाइम देने के लिए, और मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले इलेक्शन के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।